अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। साल 2026 के अंदर मल्टीपल विजिट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो प्लान्ड हैं चाइना के और शी जिनपिंग के साथ मुलाकातों के। उनमें से पहला एक जो है वो कल के दिन ट्रांसपायर कर गया। आप सबने यकीनन देख लिया उसके विजुअल्स। बहुत जैसा मैंने आपको बताया था कि धूमधाम से उनको वेलकम करने का इरादा था चाइना का और वैसे ही किया उन्होंने। लेकिन अपने मौक़िफ़ात के ऊपर वो बड़े उन्होंने ठोस स्टांस लेने हैं और वो हो भी चुका है। ज़ाहिर-सी बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जो सीईओज़ की वो जो एक लिस्ट है जिसके हमरा गए हैं, वो जो अमेरिकन बिज़नेस में ओनर्स हैं, कंपनी मैनेजर्स हैं, वो इसीलिए गए हैं कि वो चाइना की बेसिकली मिन्नत समाजत करने गए कि हमारे से कुछ माल खरीद लो और हमारे साथ तिजारत कर लो। ऑब्वियसली बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि आज से सिर्फ 30-40 साल पहले चाइना को बिल्ड करने के लिए और एशियन टाइगर्स को बिल्ड करने के लिए अमेरिका लाखों डॉलर स्पेंड कर रहा था। हर महीने, हर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा था ताकि सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्केट्स को वो बिल्ड कर सके क्योंकि उसको एक चीप प्रोडक्शन बेस चाहिए थी और चीप लेबर का एक्सेस चाहिए था। इन एक्सचेंज उनकी माशरतों में अपलिफ्टमेंट आएगी, वो ग्रो करेंगे और वो इन टर्न अमेरिकन प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस बनेंगे। यानी वो फुल सर्कल था। डॉलर अंदर डालो, मज़दूरी लो, फिर अपने कुछ आईपी प्रोडक्ट्स दे के, अपनी हॉलीवुड की फ़िल्में और बर्गर और पिज़्ज़े दे के, उनसे वो डॉलर निकाल के वापस अमेरिका में ले जाओ। अगेन मुझे इससे याद आता है कि वो जो आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब बॉयकॉट मूवमेंट को हमने यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया और काफ़ी बड़े पैमाने के उसके लिए काम किया, बहुत से साथियों ने काम किया, साफ़ी और लोगों ने, तो लोग बड़ी गालियाँ देने लग गए कि आप जो है वो बिज़नेस चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए। मैंने कहा ओ सब बंदा अकल पे कोई बात करता है कि जो ये अमेरिकन चेन्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आप कंज्यूम करते हैं, जो नेटफ्लिक्स को आप पेमेंट करते हैं, जो आप बर्गर पिज़्ज़े खाते हैं उनके, वो ऑपरेट लोकल फ्रेंचाइज़ी कर रहा होता है, लेकिन माल आपके मुल्क से करके बाहर जा रहा होता है। और ये सिर्फ़ कंज्यूमर गुड्स के ज़रिए नहीं है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ज़रिए है, ये आईटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स के ज़रिए है, एंटरटेनमेंट की दुनिया के ज़रिए, सर्विसेज़ के ज़रिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिस्तान को जो हम बेसिकली लाइफ लाइन देते हैं, वो कई बार कहा ना ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हमें ड्रिप फीड करता है अमेरिका। तो सवाल ये है कि हम भी तो इंग्लैंड को ड्रिप फीड करते हैं। क्या ओ और ए लेवल की फ़ीसें अगर आज के दिन पाकिस्तान ओ ए लेवल का तालीम का निज़ाम इल्लीगल कर दे या बैन कर दे या ख़त्म कर दे पाकिस्तान से, तो मेरा ख़्याल है एक चौथ या एक 10वीं या एक 11वीं तो यूके की इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट नोट करने वाला है। ये जो तिजारत की चीज़ें होती हैं, ये वो बिल्कुल इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, जिस तरह से आपको बताया जा रहा होता है ये मज़हबी और सियासी प्लेटफ़ॉर्मों के ऊपर। तो बहरहाल कमिंग बैक वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, मुलाकात भी हुई उनकी, हॉर्मुज़ पे भी बात होगी, उन्होंने कहा फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी पे भी बात होएगी व्हाइट हाउस के मुताबिक और ये सारी मामलात को उन्होंने लेके चला है। एक और बड़ा फ़नी पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये इलेक्शन से पहले इल्ज़ाम लगाया करते थे कि चाइना जो है अमेरिका में एक क्राइसिस है, उसको कहते हैं फेंटेनॉल क्राइसिस। फेंटेनॉल एक फार्मास्यूटिकल बेस्ड ड्रग है, यानी फार्मास्यूटिकल सप्लाई ड्रग्स को कंबाइन करके एक ड्रग बनाया जाता है, केमिकल्स को कंबाइन करके, और ये बहुत ही एडिक्टिव है और हाईली फेटल है। यानी इसके इस्तेमाल के चंद लम्हात के अंदर ही, यानी कि आप दूसरी तीसरी ट्राई पे आप अक्सर लोग हलाक हो जाते हैं इसके इस्तेमाल में। तो ये बहुत शदीद जो लोग एडिक्शन की दुनिया में होते हैं, यानी ओपिएट्स और ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं, तो वो आखिरी एक्साइटमेंट की खातिर, बिकॉज उनकी वो एक नमिंग हो जाती है, उनकी हैप्पी मॉलिक्यूल्स की जो एबिलिटी होती है पैदा करने की, तो वो फेंटनॉल ड्रग के लिए जाते हैं। तो बहुत अमवात होती हैं, हज़ारों की तादाद में होती हैं, बहुत जराइम पेशा कम्युनिटी के अंदर और होमलेसनेस का बायस बनती है फेंटनॉल की एडिक्शन। तो वो उन्होंने इल्ज़ाम धरा था कि ये चाइना करता है। अब ऑब्वियसली तारीख जानने वाले लोग जानते हैं, एक बहुत आयरॉनिक इसके अंदर वो है कि जब मगरबी ममालिक ख़ुसूसन ब्रिटेन जो है वो चाइना को ओपीएम के ज़रिए मारा करता था। ओपीएम वॉर्स की पूरी एंगेजमेंट रही है उनकी एक हिस्टोरिकल मिलिट्री, कि जब चीन के लोग ओपीएम के एडिक्ट हो गए, अफ़यून के आदी हो गए, और जब चीन ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो बरतानवी ताज ने उन पे जंग कर दी लागू कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा हिंदुस्तान में लगवाया हुआ अफ़यून तुम उसको तिजारत में ना करो, लेट योर पीपल डाई फ्रॉम एडिक्शन। तो आज वो रिवर्स साइकोलॉजी के तहत, या क्या कहेंगे आप, वो अमेरिका के अंदर जो है ये एक मर्ज़ को, जो बरतानवी ताज का वारिस है, बेटा है, बड़ा बड़ा बेटा है उसका, छोटा बेटा उसका इज़राइल है, बट बड़ा बेटा है, वारिस है, और आज उसी के ताज तख्त को रिप्रेजेंट करता है वो तिजारती एम्पायर जो है उसका, ट्रेडिंग एम्पायर जो समुद्री रास्तों का माहिर है। आज हॉर्मुज़ भी उसी मामले की वजह से है। तो ये एक इल्ज़ाम चाइना के खिलाफ धरा जाता है। अलबत्ता इसके ऊपर एक आर्गुमेंट ये भी दी जाती है कि जो फेंटनॉल और ओपीएम क्राइसिस, 2 क्राइसिस हैं, एक ओपीएम ड्रग्स की एडिक्शन और एक फेंटनॉल जनरल एक स्पेसिफिक ड्रग की एडिक्शन। ये 2 क्राइसिस जो हैं ये अमेरिका के होम मैन्युफैक्चर्ड हैं। एक ये आर्गुमेंट दी जाती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टाइम पे ये भी कहा था कि हमारा फेंटनॉल ओपियम का मसला वेनेजुएला के ज़रिए होता है। चलो वो बेचारा अब तो अगवा हो गया, तो वो बात रह गई। एक और बड़ी अजीब व गरीब राय और कुछ उसके लिए मुस्बत एविडेंस मुझे सामने नज़र आई है। आने वाले दिनों में अगर आप कहेंगे तो मैं निकाल के आपको उसकी स्पेशल स्टोरीज़ बना दूँगा कि एक इंडियन लॉबी जो है अमेरिका के अंदर वो इतनी तगड़ी हो चुकी हुई है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं कि फेंटनॉल से जो मुतल्लिक ड्रग्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो इनपुट डलती हैं, तो मुमकिन है ये कि ओपियम क्राइसिस और फेंटनल क्राइसिस के अंदर एक हाथ या जुज़वी लेवल का हाथ या कुल्ली हाथ जो है वो इंडियन लॉबी का भी है, जो H1B वीज़ा और ये सब सिक्योर करके दे रही है। उस लॉबी के अंदर एक पूरी फार्मास्यूटिकल विंग भी है उसकी। बहरहाल मैं स्टोरी को भी मज़ीद टच नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये डिमांड किया कि शी जिनपिंग साहब जो है ये फेंटनॉल का मसला हल करने में अमेरिका के साथ कोऑपरेट करें। ये सारी इसमें से सारी जो बातें हैं, ये सब बचगाना डिमांड्स, जनरल बातें हैं। अब आप चाइना की कंपेयर करें। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ताइवान के मामले के साथ छेड़छाड़ी करता है, उसको मिसहैंडल करता है, तो वो बराह रास्त जंग में आ जाएगा चाइना के साथ। कंपेयर करें एक तरफ स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ स्टेटमेंट्स। वो इतने इस वक्त इतने सलमान पीछे कैमरे के हैरान हो गए कि उत्थे गल्ला हो रही है, वो ड्रग्स आ रहे हैं हमारे मुल्क में, तो तिजारत में ज़रा आप ख्याल कर लें। वो बात कर रहा है कि तुमने अगर ताइवान में छेड़खानी की तो बराह रास्त जंग होगी हमारी। तो ये एक क्वार्टर सेंचुरी से हाफ सेंचुरी से बिल्डअप कर रहा है। ये इनएविटेबल है, इनएस्केपेबल है। अमेरिकन इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, जैसे इसराइली लॉबी हो या कोई अरब लॉबी हो या इंडियन लॉबी हो, उन्होंने इतना मिसडायरेक्ट किया अमेरिकन पावर को और अमेरिकन कॉरिडोर्स को, जहाँ से पावर जनरेट होती है, कि उन्होंने अपने असल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर जैसे लोग जो हैं, जो रियलिस्ट ग्रुप के हैं, जो ईरान की जंग के ख़िलाफ़ थे, वो वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं 40-40 साल से 30-30 साल से कि चाइना की मदद मत करो, उसकी इकॉनमी मत खड़ी करो। और यहाँ पे लोग कहते होते हैं कि देखें गौसे वक्त अमेरिका है और वो अंदाता है और पीछे खड़ा है तो वो कर रहा है। सर पॉलिसियों के तहत होता है ये कोई बेनेवलेंस या नेकोकारी के तहत नहीं होता, और पॉलिसियाँ पुट्ठी भी बढ़ जाती होती हैं। आज वो सो कॉल्ड गौसे वक्त जो है या अंदाता अमेरिका जो है, उसको वो आंखें निकाल के कह रहा है तुमने यार मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ये बात करेगा। ताइवान का मेंशन तक नहीं किया अमेरिकन किसी भी हुकाम ने। व्हाइट हाउस ने मेंशन नहीं किया, वो लेके आया, उसने कहा वाइट वाज़े हो जाए बात कि ताइवान की बात नहीं होगी वरना तुम्हारी मेरी जंग है। इस बात को आप कॉन्टेक्चुअलाइज़ करें, पिछले 20 साल में अगर आपने कभी कोई अखबार पढ़ा हो अमेरिकन, कभी कोई उनकी न्यूज़ हेडलाइन देख ली हो, तो ताइवान पे तो ऐसे बात करते हैं कि अच्छा ताइवान का मामला होगा तो हम चाइना को तबाह कर देंगे। हम हमारी ताइवान, हांगकांग के बारे में वैसे बात करते हैं कि जैसे एक ना मतलब जैसे कोई कुत्ता बिल्ला है राह चलता चीन, इतनी कैजुअल बात किया करते थे। और आज उनके खौफ का आलम देखेंगे, उनके जिक्र भी नहीं है उनके यहाँ। और शी जिनपिंग कह रहा है तुमने ताइवान में ख़राबी नहीं करनी वरना जंग है हमारी। बहरहाल उसने कहा कि शी जिनपिंग ने कि जो रिजुविनेशन है, जो दोबारा ज़िंदा करना है, जो दोबारा अहिया हमने रिवाइव करना है चाइनीज़ कौम को, और अमेरिका को भी अजीम बनाया जा सकता है और हम बराबर साथ साथ चल सकते हैं इस मामले के अंदर। यानी ये वो जो दावा है या ये दाव है कि ये ख्वाहिश है। और उसमें मैंने प्रोफेसर रॉबर्ट सी पेप साहब का प्रोग्राम देखा, तो वो कहने लगे कि मैंने ना जब फुरदौ की और इस्फ़हान की बॉम्बिंग हो रही थी, उस टाइम पे मैं चाइना कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था, और मैंने वहाँ उनकी 6-7-8 दिन लगा के फैक्ट्रियाँ और बड़े टाउन्स विज़िट किए। तो उन्होंने कहा चाइना के बारे में हमारी टोटल कंसेप्शन इनकरेक्ट है। चाइना इंडस्ट्रीज़ को बेस करके नहीं बना रहा सिर्फ, या फैक्ट्रीज या स्पेसिफिक कंपनीज़ को बेस करके नहीं वो अपनी इकोनॉमी को चला रहा, वो पूरे पूरे शहर डेवलप कर रहा है। यानी मिसाल के तौर, जो आप लोगों को मुझे बात पता है हमारी प्रॉक्सिमिटी बहुत है चाइना से, लेकिन अमेरिका उतना दूर बैठा हुआ है, तो उनके माहिरीन तक बातें आस्ता आस्ता ग्रेप वाइन है ना, आस्ता आस्ता खबरें पहुँचती हैं। और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों की एक्यूरेसी वो तो नहीं होती ना जैसे हमें फिल्मों में दिखाते हैं कि सारा ये देखो सर सैटेलाइट इमेज आ गई हमारे पास, उन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। ऐसा नहीं होता भाई। ऑन ग्राउंड इंसानों को, प्रोफेसर्स को, बिजनेसमैन को, सेलिब्रिटीज़, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये तमाम दुनिया जब इंटरेक्ट करती है तब जाके एक नज़रिया बनता है जो ऊपर तक जाके ट्रांसलेट होता है कि नहीं वो ना कोई माल मूल पे है। वो तो चाइना को सीरियसली लेते थे पिछले 20 सालों से। पेपर टाइगर ऐसे है वैसे है, हम उस पर कुचल देंगे, पैर रख देंगे, ये कर देंगे। तो प्रोफेसर पेप साहब ने बताया उन्होंने टाउन्स डेवलप किए हैं। ये आपको और मुझे बात पता है क्योंकि हमारे रिश्तेदार जाते हैं चाइना धंधा कारोबार करने या टूरिज्म करने या पढ़ने जाते हैं नौजवान।
तो हमें पता है कि पूरे शहर हैं जहाँ पे स्पेसिफिक काम होता है, यानी इस पूरे शहर में सिर्फ खिलौने बनते हैं, इस पूरे शहर में सिर्फ माइक्रोचिप्स बनती हैं, इस पूरे शहर के अंदर सिर्फ गाड़ियाँ असेंबल होती हैं। तो वो चेंगडू, शाओमी, हुआवे, BYD, बहुत सी चीज़ें देखने गए प्रोफेसर साहब। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने जब उनके शहर विटनेस किए जो एक सिमत में काम कर रहे हैं और उसका जो इकोनॉमिक आउटपुट है, तो उन्होंने साफ कहा कि अब हमें इनसे कोऑपरेट करके, और ये इस प्रोफेसर ने पिछली 4 एडमिन को, 2 डेमोक्रेट 2 रिपब्लिकन, ओबामा, बाइडन, ट्रंप एंड बुश, 4 हुकूमतों को इसने एडवाइस किया हुआ है। तो ये कोई बचा नहीं है, अगली हुकूमत भी इसकी सुन रही है इस वक्त बात, जो इसको इतनी रॉबर्ट सी पेप साहब को मकबूलियत हासिल हो रही है ना टीवी पे और मीडिया पे, और ये तो 70 से 80 से मीडिया पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब हमें ज़रूरत है कि हम चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ काम करके, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ काम करके, जो हमारे इंडस्ट्रियल शहर डूब चुके हैं, जैसे कि डिट्रॉइट की बड़ी एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि पेंसिल्वेनिया पे इनकी बहुत बड़ा माइनिंग ऑपरेशन था अमेरिका का, माइनिंग की जो ज़मीन में से कोयला और ये सब निकालने का। इस सब को रिवाइव करने के लिए, अपने पूरे टाउन्स और काउंटीज़ और शहरों की तकदीर बदलने के लिए हमें चाइनीज़ मॉडल को यहाँ पे लाना होगा। उसके लिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर आएगा यहाँ पे, चाइनीज़ पैसा आएगा, जो फिजिकल मटेरियल कैपिटल रिक्वायर्ड है अमेरिका की। आप अमेरिका का हुजूम देखा है कभी आपने साइज नक्शे पे, को खौफ आ जाएगा। उसके इस तरह के 10-12 बड़े जो सिटी लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल शहर है ना, ह्यूज, जैसे डिट्रॉइट जैसे एक शहर था इंडस्ट्रियल, इनको रिवाइव करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कैपिटल इनपुट रिक्वायर्ड है। वो कौन कैपिटल इनपुट लगाएगा? किस मार्केट से वो अट्रैक्ट करेंगे? यूरोपियन मार्केट से। उनके पास अपना एक स्टार्टअप नहीं है, टेक जो है, IT स्टार्टअप उनका, कोई फेसबुक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं। यूरोप एक एम्प्टी, खाली खोखली मार्केट है। अफ्रीकन मार्केट में गल्फ कंट्रियों को निचोड़ लिया अमेरिका ने, और निचोड़ के क्या किया? टिश्यू पेपर की तरह साइड में फेंक दिया। जब जंग उनके सिर पे आई तो ऐसे करके फेंक दिया, और अब अपने दुश्मन के पास जा रहे हैं। सो कॉल्ड, मैं तो हमेशा कहता हूँ चाइना दुश्मन नहीं उनका, बट सो कॉल्ड दुश्मन के पास जा रहे हैं। उनका पैसा, उनकी इंडस्ट्रियल बेस, उनके मैन्युफैक्चरर और उनके इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने के लिए। और जो उनके दोस्त थे, और वो हेनरी किसिंजर वाली बात कि हमारी दुश्मनी मुज़र है, हमारी दोस्ती मौत। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। आवर एनिमिटी इज़ हार्मफुल बट आवर फ्रेंडशिप इज़ फेटल। तो फेटल अगर है फ्रेंडशिप, मौत है, तो गल्फ अरब्स अपनी खैर बनाएं। बिकॉज दुश्मनी में चाइना के साथ वो बराबरी पे धंधा कारोबार कर लेगा, लेकिन दोस्ती में वो अरब दुनिया को तबाह करके नरम चारा बना के फेंक आया है ईरान के सामने, क्योंकि अपनी उसकी जो हालत है चाइना के अंदर, तो वो तो देख के शर्म आ रही है। शी जिनपिंग स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट वाज़ेह बात कर रहा है कि देखिए 2 कॉमन कंट्रीज़ हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, डिफरेंसेस, फ़र्क से ज़्यादा हमारे में कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा हैं, और कामयाबी एक बहुत बड़ा मौका है दूसरे के लिए, यानी एक की कामयाबी दूसरे का मौका है। और इसी तरह के आइडियाज़ को वो रीइटरेट कर रहे हैं। वो अमेरिकन भी, मार्को रूबियो कह रहा है कि ठीक है चाइना का महल बनना चाहिए, लेकिन अमेरिका के मकबरे पे नहीं बन सकता, अमेरिका का भी महल बनना चाहिए। और देख लेंगे किसका मीनार ऊंचा होगा, तुम्हारे मीनार ज़्यादा होंगे, हमारा गोल वाला गुम्बद होगा, तुम्हारे में संगे मरमर होगा, तो हम तो हीरे लगा लेंगे, हम तो सोने का मीनार बना लेंगे, या जब वो गुम्बद बना लेंगे अपने महल का। ये बहस हो रही है, ये बहस हो रही है। और ये वही चीज़ है जो ब्रिटिश एम्पायर ने रियलाइज़ की थी जब बरतानवी ताज जंग अजीम अव्वल से पहले ही उसका सितारा गर्दिश में आ चुका हुआ था, तो वह कॉन्स्टेंटली पींगे लड़ा रहा था अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए, कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्योंकि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो होती है वो रिक्वायर करती है, जब एक ग्रेट पावर डिक्लाइन कर रही होती है, तो वो अगली उभरने वाली ग्रेट पावर में पहले शरारतें करती है, उसको तंग करती है।
जब तंग करने वाले फेस से बाहर निकल जाती है, उसको हमले करवाती है उसके ऊपर, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, पड़ोसियों के ज़रिए फ़साद करती है उसके ख़िलाफ़। जब वो भी नहीं चलता, तो उसके बाद उसके करीब आने की कोशिश करती है। उसकी ताकत को हार्नेस करने की कोशिश करती है। जंग-ए-अज़ीम दोम से अव्वल से पहले आपको नज़र आएगा बरतानिया फ़साद करता हुआ अमेरिका के अंदर। कभी किसके साथ मिल के, कभी किसके साथ मिल के, और फ्रांस मुनज़्ज़म कर रहा था अमेरिका को बरतानिया के ख़िलाफ़, क्योंकि फ्रांस भी एक ग्रेट पावर थी जो बरतानिया के ख़िलाफ़ कोऑपरेट कर रही थी। क्योंकि उसको रीजन में वहाँ पे अपने वो मामला चाहिए था। लेकिन जंग-ए-अज़ीम अव्वल में कौन काम आया आखिर, जब फिर बरतानिया ने पींगें बढ़ाई उसके साथ। फिर जंग-ए-अज़ीम दोम प्रैक्टिकली जिताई ब्रिटेन को, अमेरिका ने आके पींगें बढ़ाई, पींगें बढ़ाता गया। फिर वो रिश्ता दोस्ती का, कोऑपरेशन का, गुलामी में तब्दील हो गया। 1960s के बाद जब सुएज़ कनाल क्राइसिस हुआ, इतना बड़ा क्राइसिस, तो वो अब हम बहुत ज़्यादा इवेंट्स को इकट्ठे कंप्रेस देख रहे हैं। हॉर्मुज़ क्राइसिस अमेरिका का सुएज़ बनता जा रहा है। वो अपने आप को थॉरली ग्लोबली एम्बैरेस कर चुका हुआ है। जो वो 20 साल से पींगें बढ़ाने की कोशिश करता चाइना के साथ, अब वो थोड़ा-सा एक आज़ी और गुलामी के रिश्ते में तब्दील होने में वक़्त नहीं लगता। और ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एंड होता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरी आज़ाना राय है कि अमेरिका के पास कुछ यूनिक ऐसे फैक्टर्स हैं, जुग्राफ़ियाई, तारीख़ी, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, और ख़ुसूसन मैं मिलिट्री कहना चाहूँगा कि अमेरिका, वो जिस तरह वो स्टार वॉर्स की मूवी नहीं थी, एपिसोड 5, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, यानी अमेरिका दोबारा एक बार फिर एम्पायर बनेगा। ऐसे नहीं जाने वाला, ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शिकस्त खुर्दा ज़रूर हो गया वो इस पूरे मरहले के अंदर। और चाइना का ट्रिप थॉरोली एम्बैरेसिंग रहा है, थॉरोली एम्बैरेसिंग रहा है। सेनेटर लिंडज़ी ग्रैहम जैसे लोग जब हिट कर रहे हैं चाइना को कि चाइना एक फ़ोन कॉल से रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकता है, चाइना एक फ़ोन कॉल से ईरान की जंग रुकवा सकता है, तो इसमें वो तो उस पे बोझ डाल रहे हैं अखलाकी या सियासी, लेकिन उसमें एक्नॉलेज क्या कर रहे हैं कि चाइना एक फ़ोन कॉल से दुनिया की आलमी जंगें रुकवा सकता है। ताकत किसके पास हुई? अकल बड़ी या भैंस? साबित ये हुआ कि लिंडज़ी ग्रैहम सबसे बड़ा, भैंस से भी बड़ा। ये कैलिबर है इन लोगों का। इनकी लॉयल्टीज़ देखें। सेनेटर लिंडज़ी ग्रैहम आजकल पाकिस्तान पे भी हमले कर रहा है। वो क्लॉसेटेड होमोसेक्सुअल आदमी जो वो है, कन्फर्म बाय द वे, ये उसके बारे में मैंने कई मगरबी माहिरीन से सुना है कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड ऐसे है कि ये होमोसेक्सुअल है, हम जिन्स परस्त है, और चूँकि ये कंज़र्वेटिव या मज़हबी तबके का वोट लेता है, इस बात को खुफिया रखने के लिए इसकी जो बदकारी है उसकी वो उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज़्ड आदमी है इसराइल के हाथों, और ये इसराइल का बहुत बड़ा चीयर लीडर है। इसने पाकिस्तान को भी हिट किया, जबकि हमने इसको इतना बड़ा तमगा दिया हुआ है पाकिस्तान की तारीफ में, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू लॉबिंग एंड फ्रेंडशिप विद अमेरिका। बहरहाल इतनी लंबी तफसीलें में नहीं जाता कि कौन कब कैसे क्या कर रहा था, लेकिन ये सब बातें पढ़ के शर्म सी आती है पाकिस्तान के ना, कि मतलब क्या किरदार है। चीन को देख के एक किस्म की ना एक हसरत महसूस होती है। हसरत लफ्ज़ सही इस्तेमाल करेंगे ना, एक जेलसी, एक थोड़ जेलसी भी नहीं कहूँगा, आई एम नॉट, आई एम दे आर हैप्पी फॉर देम, बहुत एक एज ए एज ए एक्स कॉलोनाइज्ड पर्सन, जो छावनियों में रह, इनकी छावनी में गुलामी में हम रहे हैं ना, हमारे आबा अजदाद के रास्ते दो तीन थे। इंडिया ने एक रास्ता इख्तियार किया, पाकिस्तान ने एक रास्ता इख्तियार किया, और एक रास्ता गुलाम ने गुलामी के बाद चीन ने इख्तियार किया। फ़र्क न वाज़ेह है। यानी उन्होंने अपनी मार पीट को, अपनी बेइज्जती को उन्होंने इंटरनलाइज़ किया, और उसके मुतबादिल एक निज़ाम खड़ा किया जिसमें उनकी इज़्ज़त हो फिर उसके बाद। और आज इसके बावजूद कि लोग उनको कहें ये याजूज माजूज हैं, ये खाते अजीब हैं, ये पहनते अजीब हैं, इनको समझ कोई नहीं है। पूरी दुनिया की अकवाम को उनके सामने तिजारत में, जंग के मैदान में, इन मैदानों के अंदर घुटने टेकने पड़ रहे हैं उनको, एक के बाद एक। मुझे वो विक्टर गाओ की वो इंटरव्यू नहीं भूलती, CBS नहीं, ब्रिटिश न्यूज़ चैनल है, चैनल 4 न्यूज़, उसमें वो एंकर हैं, उनके बाल मेरी तरह स्पेगेटी जैसे हैं, लेकिन वो पीले हैं, बड़ी उम्र की खातून है, बहुत अनोइंग, बदतमीज़ी से इंटरव्यू करने वाली होती हैं। तो वो ऐसे ना उसमें इधर वो विक्टर गाओ आया, विक्टर गाओ एक तर्जुमान है ना चाइनीज़, आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी के, एक तरफ विक्टर गाओ है और यहाँ पे एक इंग्लिश काउंटर पार्ट था। तो वो किसी ना एक डिप्लोमेटिक मौजू पे कहने लगे कि आपको डर नहीं लगता कि आप बरतानिया को नाराज़ कर देंगे, आपका एक कंपेटिटर है और मार्केट के अंदर, तो वो आपको अंडरकट भी कर सकता है। उसने ना कंफ्यूज हो गया, उसने कहा बरतानिया हमारा कंपेटिटर है? उसने कहा हमारी सियासी इमेजिनेशन में बरतानिया एग्जिस्ट नहीं करता।
वो जो डायलॉग है ना, जैसे उसने वो डिलीवर किया है, और वो जिस तरह उसका चेहरे का रंग फ़क हो जाता है, वो ब्रिटिश एंकर का और वो खातून का, हकीकत है, ब्रिटेन इज़ नॉट अ रियल कंट्री एनीमोर। और चाइना, तो मतलब उसको देख के अब फिर बंदा सोचता है केक कहाँ कटता है ब्रिटेन का? उनके सालाना चाइना में कटता है। या हमें यही बताया ना कि आईएमएफ और लोन प्रोग्राम्स और मगरबी रियासतों के करीब होने से हम तरक्की करेंगे। तो चाइना ने कैसे तरक्की की है यार? वहाँ तो नहीं केक काटा यार ब्रिटिश काउंसिल में। वहाँ के बड़े आला लोग तो नहीं वहाँ जाके केक काट रहे। किंग चार्ल्स की बर्थडे का या क्वीन एलिज़ाबेथ या उससे पहले क्वीन विक्टोरिया की बर्थडे का, वहाँ पे तो फौजी यूनिटों के पास विक्टोरिया क्रॉस नहीं लटके हुए। वहाँ सिविल सर्विसेज उसी तर्ज पे तो नहीं चली आ रहे ना, जब जो बरतानवी गुलामी में बनाए गए थे, और नहरी निज़ाम वही और रेलवे का निज़ाम वही। ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं। इनके साथ ना ज़रा कभी रात में सोचिएगा कि हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं, कामयाबी के पैमाने जो हैं, वो चीन में एक भी नहीं आपको मिलेगा। यानी एज़ अ स्ट्रैटेजी, लेकिन वो कामयाबी की मंजिलें ऐसे चढ़ता जा रहा है जैसे कोई मगरबी मुल्क भी नहीं चला पिछले 250-300 साल की तारीख में। इंसानी तारीख की ह्यूमन मिरेकल उसको कहा जाता है कि उसने जिस तरह से गुर्बत को ख़त्म किया अपने मुल्क के अंदर। तो मुझे ना ये लेक्चर के तौर पे ना चाइना दिखाया जाए कि देखो हमारी रियासत की कितनी इताअत होती है। मतलब गिची में रोड़ देनी है, फिर मैंने आपको निज़ाम दिखाना है कि मिलता क्या-क्या है उन लोगों को। चाइना में बहुत सी तनकीद है मेरे पास, लेकिन चाइना को हमेशा एज़ अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया जाता है कि लोगों से हम क्या निकाल सकते हैं। ये नहीं पेश किया जाता कि उन्होंने अपने सियासी तर्ज कैसे चलाए हैं, यानी उनकी सियासी लाइफ का कंडक्ट क्या है। हमारे सियासतदान, हमारी फ़ौज और हमारी ब्यूरोक्रेसी वो पसंद करेगी चाइना मॉडल? वो चाइना मॉडल बहरहाल वहाँ पे मगरिब को की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं वो। यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, मसला ये है। बहरहाल हमारे प्यारे दोस्त सेनेटर मुश्ताक साहब घर आ चुके हैं, उनसे मुलाकात भी होने का मौका मिला था, अल्लाह का शुक्र है वो खैर खैरियत से थे। इसी तरह हमारे प्यारे दोस्त थियागो, जो ब्राज़ील से फ्लोटिला में जाते थे, वो भी रिलीज़ हो गए हैं 10 दिन कैद में रहने के बाद। बड़ी सख्ती की उन्होंने इजरायलियों ने उनके साथ, लेकिन यार ये लोग हिम्मत नहीं हारते, और इन लोगों को देख के मुझे हैरानी होती है कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे तो शर्म आती है इनको देख के कि मेरे में तो ऐसी हिम्मत नहीं इन जैसी। आप लोग गालियाँ ज़रूर देते हैं, मुझे देखा है लोग गालियाँ देते हैं इन लोगों को, कि वो अपनी शर्म को, अपनी गिल्ट को एडमिट नहीं करना चाहते कि मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं जितनी इन लोगों में हिम्मत है। तो वो गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं, मेरे में आज़ी है, मैं कहता हूँ यार वो बड़े लोग हैं ये लोग। तो मैंने देखा वहाँ पे कि जब मुश्ताक साहब से मिला भी, मैंने पूछा कि सर क्या सूरत-ए-हाल थी? उन्होंने कहा देखो यूरोपीय साहिल के ऊपर आके इंटरनेशनल वाटर्स में इज़राइल की इतनी बोल्डनेस कि वो इतने ममालिक के सिटिज़न्स को आके अरेस्ट कर लेता है इल्लीगली। तो ये बोल्डनेस देखते हुए यूरोपियन इम्पोटेंसी या कमज़ोरी नज़र आती है ना, और अक़वाम आलम के अंदर जो अहमियत है इंटरनेशनल लॉ की, अब वो भी नज़र आती है, या इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की, या कोई ऐसी चीज़। सो अब सारों को रिकैलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान में कि हम कहाँ खड़े हैं। बार बार वही यूएन इंटरनेशनल लॉ, यूएन इंटरनेशनल लॉ, हम डालना चाहिए चार पाना इंटरनेशनल लॉ था, ठीक है ना। तो ये वो सूरत हाल थी, और इसमें अब आप कॉमेंट्री देखिए उनकी। नेतन्याहू कहता है, एक मुहावरा है, गालिबन रशिया का मुहावरा है, नेतन्याहू कह रहा है इसराइल एक छोटी ताकत है लेकिन यकीनन एक सुपर पावर है। छोटा मुल्क है लेकिन एक सुपर पावर है, लेकिन है सही सुपर पावर। तो नेतन्याहू कहते हैं कि इस पे अब हम, मेरे ख्याल में हम सुपर पावर तो हैं, लेकिन अब हमें ज़्यादा बड़ी आलमी सुपर पावर बनना चाहिए, यानी अपना हजम भी बढ़ाना चाहिए और हमें आलमी गलबा पाना चाहिए। ठीक, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़ालेल स्मोट्रिच कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का फ़ज़ल है, गॉड इज़ ग्रेट, कि हमने डिफेक्टो तौर पे, यानी प्रैक्टिकली हमने फ़िलिस्तीनी रियासत का तसव्वुर कत्ल कर दिया। अगर हमें लंबी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए तो हमें ये 1.8 मिलियन लोग या 18 लाख लोग या जितने भी बच गए हैं, उसने कहा है, इनको, यानी उनको भी अंदाज़ा है कि हमने ठीक ठाक आदमी इनके कत्ल कर दिए मासूम, इन्हें उठा के कहीं और मुंतकिल कर देना चाहिए, वरना हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इस मामले में। फिर मज़ीद उन्होंने बात की कि पहली बारी वेस्ट बैंक में, जहाँ जंग का कोई आलम नहीं था, जहाँ कोई हमास नहीं है, ताकि सैयद मुज़म्मिल परेशान ना होए, वहाँ पे लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी का ही तर्ज पे चलते हैं, वहाँ पे इलेक्शन कोई नहीं हुए, लेकिन तर्ज वही है सोशल। वहाँ बच्चियाँ स्कर्ट पहनती हैं, वो सब चीज़ें जो सैयद मुज़म्मिल को पसंद है, वहाँ पे कोई हमास नहीं है।
लेकिन उसने कहा हमने कामयाबी के साथ वहाँ पे इतनी स्पीड से डिस्ट्रक्शन किया इमारतों की कि कंस्ट्रक्शन का रेट स्लो हो गया। यानी अगर 10 घर बनते हैं एक महीने के अंदर, तो हम 100 घर एक महीने में ख़त्म कर देते हैं, तो रिप्लेसमेंट रेट से नहीं हो रहा। और जब रिप्लेसमेंट रेट से नहीं होता, तो कोई भी जो फंडिंग होती है, पैसे होते हैं मार्केट के, वो खिंच जाते हैं रियल एस्टेट से, तो वहाँ लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी। और अब हमारे पास बहुत छोटी सी विंडो रह गई है, जहाँ हमारी हुकूमत है मजहबी इसराइल में, और वहाँ पे अमेरिका में हमारी एक सहमत हुकूमत है। अब हमें एक ही हल्ले में फ़िलिस्तीनी मसले को हमेशा हल कर लेना चाहिए। 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, अहले गाज़ा ने अपनी मुज़ाहमत अपने अक़वाम आलम मुसलमानों के सामने, उम्मत के सामने रख दी कि ये लो, हमारे सर्वाइवल का ये जवाब है। हम मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बूट के नीचे मर रहे हैं, कैद खाने में मर रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। हमें इतना ही, हम पाइपों से इतना ही असला बना सकते हैं, हम सीमेंट से इतना ही, सीमेंट और ये चीज़ें मिक्स करके हम इतना ही बारूद बना सकते हैं। ये लो हमारा मुजाहिदा कौम के सामने। 3 सालों के अंदर आपने रिस्पॉन्स देख लिया उम्मत का, और जब तक अब उनके सिरों पे नहीं आई तलवार, तब तक किसी ने जवाब देना शुरू भी नहीं किया। और इस ज़मन में भी फिर भी काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन ईरान की सूरत हाल है। हम दुआ गो हैं कि वो कामयाब होता है इसके अंदर। देखते हैं अब चाइना से वापस आने के बाद क्या ट्रंप साहब का बुखार उतरा है जंग का। और अगर बुखार उतर गया और जंग आगे नहीं चलती, तो फिर तो पैसे ही पैसे, फिर तो मज़े ही मज़े, फिर मज़े ही मज़े। ईरान का वो खुलेगा छत्ता, हमारा को पॉजिटिव किरदार रहा है, क्या पता पाइप भी लग जाए, तेल भी आ जाए, मतलब। और फिर शायद कोई जसारत हिम्मत पैदा करके अहले गाज़ा का भी नाम ले लें, शायद क्या पता कुछ कर लें। बहरहाल बार बार मेरी अकल कहती है नहीं, कुछ अंदर से मेरी एक आवाज़ आती है, बड़ी गंदी सी आवाज़, कि देखो ये आएगा अमेरिका वापस, माज़अल्लाह। अल्लाह करे चाइना का प्रेशर चल जाए। चाइना को पसंद तो नहीं आई ये जंग, इन्जॉय तो नहीं की, लेकिन ओवरऑल उसको सही तरह मनूवर कर गया। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।